गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमने टारगेट ये किया है कि यूपीएसआई के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, पहले तो हम सारे के सारे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक का लेवल एसएससी के इक्विवेलेंट ही यूपीएसआई के अंदर पूछा गया था, तो इसका मतलब जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बेनिफिशियल साबित होगी। इसके अलावा एडवांस मैथ का वो लेवल नहीं था, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाते हैं और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम लोग एडवांस मैथ के क्वेश्चंस का लेवल हाई रख लेंगे। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये सीरीज़ देखें। इन सब की पीडीएफ और क्लासेस के लिंक के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है वासु स्टडी IQ। एग्ज़ाम रिलेटेड अगर आपके सामने कोई भी डाउट आते हैं तो फिर आप उनको यहाँ पर वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप है, वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि सर ये पर्टिकुलर सवाल है, इसको भी आप आने वाली सीरीज़ के अंदर डिस्कस करें, तो वो आप यहाँ पर सेंड कर दें, बिल्कुल उसे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और कैसे तैयारी करें, तो पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि थ्योरी आपको कहाँ से कवर करनी है, तो उस क्लास को आप ज़रूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करें। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है। टेट्राहेड्रॉन का अपना ये सवाल है। तो इसने इसके अंदर क्या कहा कि 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के आयतन का पता लगाएं। टेट्राहेड्रॉन जब आपको पढ़ाया गया था, टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट करवाया जा चुका है। अब जो बच्चे जिसने मतलब ये सेक्शन नहीं देखे थे टेट्राहेड्रॉन वाले, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो क्या करें? तो एक तो ये सर्च करें आप टेट्राहेड्रॉन या फिर समचतुष्फलक। बाई वासु सर्च, आप वासु सर जैसे ही आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। वहाँ पर टेट्राहेड्रॉन आपको मैंने बताया था कैसे बनता है। एक बार के लिए समझने का प्रयास करें, एक बार में समझ आ जाएगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया जाता है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को लिया जाता है, उनको आपस में मिला देते हैं। आपस में मिलाने की वजह से आपके सामने यहाँ पर चार इक्विलेटरल ट्राइंगल अगेन जनरेट हो जाते हैं। इस पार्ट को उठाकर यहाँ कर दिया, इस पार्ट को उठाकर कुछ ऐसे कर दिया, इस पार्ट को कुछ ऐसे फोल्ड कर दिया, इनका एक पॉइंट ऊपर निकल के आ जाता है। तो जब आप इस डायग्राम को 3D के अंदर देखेंगे, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पर मैंने 3D की शेप भी काम में ली थी, जिससे कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये शेप कुल मिला करके इस हिसाब से बनती थी 3D के अंदर। ये आपका टेट्राहेड्रॉन था। इसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि इसकी जो हाइट है, जिस बच्चे को पता है, इसका मतलब वो टेट्राहेड्रॉन से जुड़े हुए हर एक सवाल को डील कर ले जाएगा। हाइट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। जिस बच्चे को हाइट पता है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी शेप नीचे से ऊपर तक अगर एक जैसी है तो वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा? 1 इंटू बेस एरिया इंटू में हाइट। अगर आपकी शेप के अंदर कोई पॉइंट इस टाइप से कर्व है, मतलब स्लांट हाइट है अगर आपके पास, उस केस में आपका वॉल्यूम लिखा जाता है 1/3 इंटू में बेस एरिया इंटू में हाइट। ये वाली बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। बेस एरिया इसका क्या होगा भाई? अगर ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये वाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बेस एरिया आपका निकल के आ जाता है यहाँ पर √3/4 इंटू में a²। ये आसान है। इसका टोटल सरफेस एरिया अगर आप पूछ ले तो क्या कहोगे? 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बना है तो 4 गुणा में √3/4 a²। अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया, तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या करोगे? 3 इक्विलेटरल, ये तो इसका क्या हो चुका है यहाँ पर बेस, तो इसका मतलब आपके पास क्या बचेंगे? 3 अदर ट्राइंगल जो कि लेटरल सरफेसेज की तरह काम करेंगे। तो 3 गुणा में √3/4 a²। फाइनली इसका हमने वॉल्यूम निकाला था। वॉल्यूम इक्वल्स टू में √2/12 a³।
तो सबसे पहले तो आपको जा करके ये हाइट देखनी है। रेलवे की जो अपनी सीरीज चली थी उसकी पहली ही क्लास में मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज जैसे ये क्लास कंप्लीट होती है आप जाएंगे और उस वाले पार्ट को देखेंगे। चलो अपने सवाल पर आ जाते हैं। अपना यहाँ पर जो सवाल है इसके अंदर आपको फाइंड करना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम टेट्राहेड्रॉन का लिखा जाता है √2/12 और साइड जो भी होगी उसका क्यूब। तो हम एग्जाम में फिर स्टार्ट कहाँ से करते, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर सीख ली हैं। एग्जाम में आप स्टार्ट करते √2/12, फिर आप क्या लिखते 24 गुणा 24 गुणा 24, 2 बार 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो 576, एक 24 और लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में। रीज़न क्या है, इस 12 से इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट कर दिया। रिजल्ट कितना आ गया भाई 576 का डबल, 6 गुणा में 2 12, 7 2 14 और 1 15, 5 2 10 और 1 11 लिखा। अंडर रूट में 2 और इसके मल्टीप्लाई में है उसको भी लिख दिया। तो फाइनली हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट निकल के आया वो कितना हो गया 1152 मीटर क्यूब। इजी है। सवाल किस कैटेगरी का है ये सवाल आपका वेरी इजी कैटेगरी का है। अब कोई बच्चा कह देगा कि सर टेट्राहेड्रॉन का सवाल वेरी इजी कैसे कह रहे हो, सिलेबस का पार्ट है, एग्जामिनर पहले भी सवाल पूछ चुका है, इसका मतलब आपको अवेयर हो जाना चाहिए। वॉल्यूम का आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, हाइट आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा कंप्लीट आपका टेट्राहेड्रॉन आपकी एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है। वो जब आप सेशन जो मैंने आपको बताया है वो देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में ये बात आ जाएगी। चलो भाई अगले सवाल को देखना जरा, प्रोबेबिलिटी का आपके सामने अगला सवाल है। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। क्या कहा इसने, एक गुलदस्ते के अंदर एक आपके पास कोई बुके है, उसमें 6 आपके पास लाल गुलाब है, रेड रोज है आपके पास 6, 3 आपके पास सफ़ेद गुलाब है और 5 आपके पास पीले गुलाब है। अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है, इसका मतलब है 3 गुलाबों को आप रैंडमली अगर उठाते हैं, उनमें से 1 लाल गुलाब होना चाहिए और 2 आपके पास कैसे होने चाहिए, सफ़ेद। इनकी संभावना या फिर प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इतना सा ही है, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू में फेवरेबल केसेज अपोन में टोटल केसेज लिखा जाता है। टोटल केसेज भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आसान होता है। जब आपका सवाल स्टार्टिंग में चलता है और उसमें जैसे ही वो कहता है कि इसमें से हमने 3 चीज़ों को रैंडमली उठा लिया है, तो जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी हैं उनमें से 3 को उठाना है, तो ये तरीके इजीली आप निकाल सकते हो। सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है वो आपका होता है फेवरेबल केसेज। ये सवाल की असल में देखा जाए तो कंडीशन होती है, ये आपके सवाल की कंडीशन होती है, इसी के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। जिस बच्चे के समझ में वो वाली बात आ गई फेवरेबल केसेज, फिर आसान है। थोड़ा सा फोकस आप कैलकुलेशन पर कर लो कि एग्जामिनर बार बार प्रोबेबिलिटी के सवाल डाल ही रहा है, तो कैलकुलेशन पर भी काम कर लिया जाए। चलो सोल्व करते हैं। कुल मिलाकर के आपके पास 6 3 9 और 5 14। आप क्या लिखते, 14 में से 3 को निकाला, तरीके 14C3 लिख लिया। इनमें से क्या होना चाहिए, टोटल केसेस तो हमने लिख लिया, आसान था ना। टोटल 14 है, 3 को आपको निकालना है। फेवरेबल केसेस की अगर हम लोग बात करें तो आपके फेवर में क्या है, 1 आपको रेड रोज चाहिए, तो कुल मिलाकर के 6 है। 6 में से 1 को सेलेक्ट कर लिया, 6C1। और क्या चाहिए, 2 आपको सफ़ेद गुलाब चाहिए। टोटल वाइट कितने आपके पास, 3 में से 2 आपने सेलेक्ट कर लिया। एग्जाम में कैसे डील करें भाई, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। एग्जाम में इस सवाल को डील करने के तरीके देखो। फेवरेबल केसेस 14 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो कैलकुलेशन 14 × 13 × 12 और अपोन में फैक्टोरियल 3 जिसकी वैल्यू 6 जो कि ऊपर चला गया। 6 में से 1 को सेलेक्ट करने के 6 तरीके, 3 में से 2 को सेलेक्ट करने के तरीके 3 हो गए। ये इजी चीज़ें होती हैं। 6 से कैंसिल आउट हो गया आपका 2 बार, 2 को फिर कैंसिल आउट करोगे 3 बार, तो 3 गुणा में 3 9 और 14 × 13, 13 गुणा 4 आपका 52, 13 और 5 आपका 18। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया, 9/182।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन को भी हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर एक बात के आपको रीज़न समझाए जाते हैं। और ये जो कंप्लीट आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता है, असल में ये आपका कॉम्बिनेशन पर डिपेंड रहता है। बात नंबर 1, आपको अच्छे से कॉम्बिनेशन समझ में आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर 2 केस काम करते हैं। एक तो एंड केस जहाँ भी आएगा मल्टीप्लाई होगा, एक आपका और केस जहाँ भी आएगा एडिशन होगा। बस इन 2 बातों को अच्छे तरीके से जिस बच्चे ने अंडरस्टैंड कर लिया, जिसे एक बेसिक सा कॉम्बिनेशन का नॉलेज है, इसका नॉलेज इसलिए चाहिए, और नॉलेज के अंदर भी वो चीज़ें हमें सीखनी होती हैं कि जिनको अप्लाई कर दें तो एग्ज़ाम में हमारी स्पीड मेंटेन हो जाए। निकट भविष्य में बिल्कुल हम लोग इस चैप्टर को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो, अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखना क्या कहा, एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। जल्दी से मैं रिवीजन करवा देता हूं पुरानी बातों का। जब भी कभी ट्रेन किसी पोल को, किसी आदमी को या फिर किसी पेड़ को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब भी कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी टनल को या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई के बराबर भी दूरी तय करती है। इतना सा कॉन्सेप्ट है कि क्रॉस करेगी तो कितनी दूरी चलेगी। आदमी या ट्रेन जब भी एक ही डायरेक्शन में मूविंग में होंगे, जैसे ट्रेन तो है वो तो चलती हुई आएगी, सामने वाली ट्रेन हो सकती है, चलती हुई ट्रेन भी हो सकती है, सामने आदमी है, हो सकता है चल रहा है। अगर एक ही दिशा में मूव करते हैं तो स्पीड रिलेटिव काम में लेते हैं, जो कि क्या होता है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस। अगर आमने सामने चल रहे हैं तो स्पीड रिलेटिव दोनों की स्पीड का एडिशन हो जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसने क्या कहा, एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार कर रही है और ये 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 15 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन की गति की बताएं। देखो, ट्रेन की लंबाई मैं अगर मानूं x मीटर है और यहाँ जो एक सुरंग है उसकी लंबाई इसने आपको कितनी दे रखी है, 105 मीटर। जब भी कभी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को, किसी सुरंग को, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो खुद की लंबाई तो उसे तय करनी ही करनी है, साथ ही में वो क्या करेगी, सामने वाले ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर भी दूरी तय करेगी। पिछले सेशन में भी डिटेल में समझाया था। अब यहां से देखना जरा, 10 सेकंड में तो वो क्या करती है, आदमी को क्रॉस कर लेती है। आदमी को क्रॉस का करने का मतलब ये हुआ खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय कर लेगी। जैसे यहाँ आदमी है, ये ट्रेन है, तो ये यहाँ पहुंचेगी, इसने इसको क्रॉस करना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गई, क्रॉस कर दिया, इसका मतलब खुद की लंबाई के बराबर चली। जब भी ये आदमी को क्रॉस करती है तो कितना टाइम लगता है इस दूरी को चलने में, उसे 10 सेकंड लगता है। मतलब x दूरी अगर वो चलेगी तो उसे 10 सेकंड लगेंगे। जब वो x प्लस 105 चलेगी तो 17 सेकंड लगेंगे। तो कॉमन सेंस लगाओ यार, 10 सेकंड तो यहीं लगने हैं। इस दूरी के लिए कितनी देर लगेगी उसे, 105 मीटर दूरी को 7 सेकंड में कवर करेगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो कर दो डिवीजन, कितना रिजल्ट दे देगा, 105 में इसका डिवीजन किया तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका हो गया रिजल्ट। यहाँ से आप इसको हिट कर सकते थे। अगर आपका बेसिक वाला भी पार्ट कवर है, इनकी थ्योरी के लिए मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं बेहतर तरीके से, तो इस सवाल को एग्जाम में कैसे डील करते कि 17 सेकंड लगे तो 10 सेकंड तो खुद की लंबाई के बराबर चलने में लग गए, 7 सेकंड उसे लगे हैं किसमें, जो दूसरी लंबाई है। दूसरी है कितनी, 105 मीटर। स्पीड कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 105 डिवीजन में 7, कितनी बार भाई, 15 बार चला गया। ये लो आपका रिजल्ट। तो इस टाइप का सवाल अगर इन फ्यूचर आपके पास आ जाए, अपने बेसिक्स ठीक रखो और हमेशा प्रयास करते रहो कि कुछ ना पार्ट आपको माइंड में करना है। मैथ्स यही है, चीज़ों को समझना है, स्टेप्स को कुछ पार्ट। बड़ा सवाल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो
बड़ा सवाल है, 5 लाइन में आपका सोल्व हो रहा है, ठीक है। और आप ये मानते हैं कि हर एक एवरेज बच्चा जो कंपटीशन में कि इस दौड़ के अंदर शामिल है, जो सिलेक्शन होने के आसपास है या जिसका सिलेक्शन होगा, वो इसे 5 लाइन में करेगा ही करेगा, ठीक है। तो टिपिकल सवाल है, 5 लाइन में होना है, तो भी आप प्रयास करें 1 लाइन तो माइंड में कर लो, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही लाइंस लिखने को मिले। कब होगा ये? इजी सवालों के ऊपर अपनी माइंड कैलकुलेशन को बढ़ा दो, धीरे धीरे माइंड इन चीज़ों के लिए फेमिलियर हो जाएगा और आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आप मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी इन चीज़ों को अप्लाई करने लग गए हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखना, लैंग्वेज को ध्यान से रीड करो। क्या कहा भाई इसने? एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा कितनी थी? देखो, कुछ बच्चे ऐसे सवालों में एक तरीका प्रीफर करते हैं कि रेशो से ऐसे सवालों को हम लोग डील कर लें। रेशियो में बैलेंस करना पड़ता है और यही सवाल थोड़ा और टिपिकल हो सकता था। एक बर्तन है, दूध पानी है, 20 लीटर निकाल दिया, फिर 18 लीटर डाल दिया, तो 3 आपके पास रेशियो क्रिएट हो जाएंगे। तो उस केस में रेशियो जो पैटर्न है वो थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा, रेशियो आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। हमने एक दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका क्या सीखा था? FOF मेथड, फोकस ऑन फिक्स मेथड। नहीं पता है तो क्या करना है? सर्च करना है मिक्सचर बाय वासु सर, पूरे के पूरे वीडियो आ जाएंगे जितने भी हैं, वहाँ से कवर कर लो। FOF मेथड एक बार आपने सीख लिया तो आपके सवाल जो हैं, सवाल का जो सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग पार्ट है वो एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा। रिमेनिंग की कोई बात है, अगर माइंड कैलकुलेशन ठीक कर ले जाते हो तो वैसे सोल्व कर ले जाओगे। तो FOF का मतलब हमने यहाँ पर सीखा था, आपको फोकस करना है किस पर? उस चीज़ पर जो फिक्स है, और फिक्स किसकी? जिसकी क्वांटिटी फिक्स है। डिटेल में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बात को पकड़ने का प्रयास करना। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है। मैंने मान लिया इसके अंदर X लीटर मेरे पास क्या है? टोटल मिक्सचर। इस मिश्रण में 3 लीटर क्या डाला उसने? बाहर से पानी। तो जायज सी बात है कि जो पानी की क्वांटिटी है वो चेंज होगी। अगर पानी आपने बाहर से डाला है तो आपको साफ साफ बात पता चल गई कि इसके अंदर जो फिक्स रहने वाला है वो कौन है? वो आपका मिल्क है। चलो, मिल्क फिक्स हो गया। मिल्क X लीटर का कितना है? 3 दूध है, 1 पानी है, तो इसका मतलब X का 3/4 आपके पास मिल्क है। यही क्वांटिटी जब आप बाहर से 3 लीटर इस बर्तन में डाल देंगे, टोटल क्वांटिटी बर्तन में कितनी हो गई है? X + 3 लीटर। X + 3 लीटर में दूध की मात्रा तो उतनी है। FOF जब मैंने समझाया था तो बताया था आपको, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, रेशियो बदलेंगे परसेंटेज बदलेंगे, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज का तो सीधा सीधा रिलेशन है। दूध कितना है तो देखना जरा, दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो गया। 2 आपके पास दूध है, 1 पानी है, टोटल कितना? 2/3। कर लें सोल्व। देखना, पहले x को सोल्व करते हैं। 3 इधर गुणा होगा 9x, 4 इधर होगा 8 और x इधर आ जाएगा 8x, 9x में से लेस हो जाएगा। अब देखना, 4 × 2 8 × 3 24। इसका मतलब इनिशियल लेवल पर आपका बर्तन कितने लीटर का था? X लीटर का, और इस X लीटर की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 24 लीटर। चलो, आपको पूछ क्या रहा है? आपको बस ये पूछ रहा है शुरुआत में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। तो शुरुआत में दूध कितना था भाई? 3/4 था। निकाल लो इसका 3/4, ये इससे कैंसिल आउट 6 बार, तो फाइनली आपका रिजल्ट कितना आ गया? 18। इसको कर दिया आपने टिक। क्लियर है? ये सारी की सारी चीज़ें कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर मैं बिल्कुल जान डालूंगा कि आपको ये बताऊं कि अगर किसी बच्चे को इश्यू लग रहा है थ्योरी कहाँ से करें, बिल्कुल हर चीज़ का समाधान दे रखा है। सीरीज को शुरुआत से देखना है तभी बेनिफिशियल होगा। एक एक पॉइंट को नोट करना है कि टीचर ने किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आपको क्या गाइडेंस दिया था कि अगर नहीं पढ़ रखा है तो कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखना जरा, टाइम एंड वर्क का एक आसान सा पूछा गया सवाल। क्या कह रहा है देखना,
ए एक काम को 18 दिन में, बी 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। डील करने का तरीका देखना जरा। ए और बी दो आपके पास लोग हैं। ए इस काम को 18 डेज में करता है, बी इस काम को 36 डेज में करता है। दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 36। ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई 36/18 2। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 1। सवाल को आसान भाषा में समझना। एलसीएम लेते हो टाइम का तो टोटल वर्क निकल के आता है। टोटल वर्क को क्या मानना है, ये मानना है कि मान लो 36 लड्डू हैं। ए 36 लड्डू क्या करता है 18 दिन में खा लेता है, तो हर रोज इतने लड्डू खाएगा, वो उसकी इफिशियंसी या दक्षता होगी। 36 में 18 का भाग दिया 2, इसका मतलब ए हर रोज 2 लड्डू खाएगा, बी हर रोज कितने खाएगा 36 में 36 का भाग दिया 1 लड्डू रोज का। दोनों ने 9 दिनों के लिए एक साथ काम किया, तो ये हर रोज 2 लड्डू, ये हर रोज 1 लड्डू, तो दोनों मिलकर के हर रोज 3 लड्डू खाएंगे। 9 दिनों के अंदर कितने लड्डू खा लेंगे 27। टोटल लड्डू कितने हैं आपके पास 36। प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है तो कैंसिल आउट कर देना इसको, 4 बार कट गया। 3/4 क्या होता है आपका 75% लिखा जा सकता है। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। सवाल अगर आसान है तो आपको एक दूसरा प्रयास क्या करना है, सीधे सीधे आप लिखते क्या कि भाई 18 और 36 एलसीएम लिया कितना आ गया 36 आ गया। ए की क्षमता कितनी है 2, बी की क्षमता 1, 9 दिन तक, दोनों की क्षमता 3, 9 गुणा 3 कितना 27। सीधे सीधे दिख रहा था ना आपको, 9 से कट रहा था 3/4। 3/4 पता ही है आपको कि 75% होगा, तो कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। अगर ये बात नहीं पता है तो फिर क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 25 गुणा 3 75। तो मेरे हिसाब से ये सवाल एग्जाम के अंदर इतनी सी दूर में सोल्व हो सकता है। आसान सवाल है, माइंड का ज़्यादा यूज करना है, टाइम आपको बचाना है। उसका फायदा ये होगा कि एग्जाम में चलो टाइम ज़्यादा भी मिल रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, कम से कम कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सवाल है एकदम इजी और नॉर्मल अप्रोच से भी करोगे तो उन सवालों को एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर लोगे। एक आसान सा सवाल है, देखना क्या कहा कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखो एक स्क्वायर आपके पास, स्क्वायर की अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास साइड ए है तो ये भी क्या होगी ए, और इसका जो डायगोनल वो लिखा जाता है a√2। कैसे आता है, पाइथागोरस लगा दो, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट 2a², तो a√2 निकल के आ जाएगा। तो आप स्टार्ट कहाँ से करते, a√2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 12, या फिर और इजी क्या रह जाता कि a√2 इधर आएगा ही, 2 के साथ काटना आपको तो इसे लिख लेते 6 और 2, ये इससे कटता तो कितना रिजल्ट देता 6√2। तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट आ जाता ये वाला। क्या सवाल को सच में इतना लिखने की नीड थी, नॉर्मल है भाई, a√2 होगा, हर बच्चे को ही पता है जिसने स्क्वायर पढ़ रखा है। a√2 की वैल्यू 12, यहाँ √2 है तो इसको 6 गुणा 2 पढ़ लो, ये √2 इससे कटेगा तो √2 इधर आ जाएगा, 6√2 आपका रिजल्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको पेन तक टच करने की नीड नहीं थी, अनवांटेड नहीं लिखना है, एटलीस्ट कहीं से तो आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो शुरुआत कहाँ से होगी फिर अपनी, इजी क्वेश्चन से। देखो क्या कहा, अगर एक बिक्री में 2500 रुपए के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलती है, लेकिन बिक्री केवल 1400 रुपए पर की गई, तो ग्राहक को अतिरिक्त छूट कितनी मिलेगी। देखना जरा, 2500 रुपए हैं आपके पास, 2500 रुपए के ऊपर आप एक डिस्काउंट दे देते हो 30% का, 30% निकालोगे तो क्या होगा, 25 गुणा 3 75, 2 जीरो खत्म, तो 750 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 750 का डिस्काउंट कर दोगे, इसमें से 500 चला गया, 250 बचा, तो कितनी कीमत रह गई 1750। फिर इसने आपसे एक बात और कही कि एक डिस्काउंट और दिया, मतलब बिक्री मूल्य 1400 रुपये है तो जायज़ सी बात है कि एक डिस्काउंट और दिया होगा। वो डिस्काउंट आपका कितने का है, तो 1750 रुपये तो ये बने थे, सेलिंग प्राइस इसकी 1400 है, तो वो दूसरा डिस्काउंट कितने का है 350 रुपये का।
वो दूसरा डिस्काउंट इस मार्क प्राइस पर दिया गया है, वही आपसे पूछ रहा है 350 रुपए का डिस्काउंट किस पर मिला, 1750 पर। प्रतिशत में बदलना है तो क्या कर दोगे, गुना में 100। देखना जरा, 25 से काटोगे, 25 से काटा 7 बार, 25 से काटा 4 बार, और 7 यहाँ कैंसिल आउट होगा 5 बार, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारा 20% लिखा जा सकता है। चलो क्या सुधार करें फिर इस सवाल में, थोड़ा सा साथ साथ सोचने का प्रयास करना। 2500 रुपये है, क्या उसका 30% लिख करके निकालोगे तो ही आसान है, या सीधे भी निकाल सकते हो। 30% मतलब 25 गुणा 3 750 आएगा। ये एक आपको कॉमन सेंस भी डेवलप करना है कि 25 को 3 से गुणा करोगे, क्या 75 निकलेगा, वो इतनी छोटी वैल्यू 30% हो सकती है 2500 की, 750 निकलेगी, या हो सकता है आप सोच लें कि 7500 निकलेगा। तो 2500 रुपये का 30% आप निकालेंगे तो दिमाग कहेगा तुरंत कि 750 होगा, जीरो वगैरह कैंसिल आउट करने की भी नीड नहीं है, या ऐसे समझ लो 10% क्या होगा 250, 3 गुना कर दोगे 750। तो हमें एक बात तो ये समझ में आई कि यहाँ पर 750 का डिस्काउंट पहला है, 2500 में से 500 हटा दिया, 2000 बचा, 250 और हटा दिया, 1750 बचा। लेकिन फिर भी आर्टिकल को उसने कितने में बेचा है, 1400 रुपये में। इसका मतलब एक डिस्काउंट और है, कितने का है, 350 का। किस पर है, 1400 पर है। ठीक है, प्रतिशत में बदलना है 1400 को, तो गुणा 100 करोगे, 2 जीरो यहाँ से खत्म। इसका डिवीजन कर दो, 14 का डिवीजन करोगे 2 बार 28, 7 बचा, तो यहाँ से आपका जो फाइनली रिजल्ट है वो कितना निकल के आ जाएगा, 25%। ईजी वे में इसको आप लिख सकते थे, कोई कन्फ्यूजन वाली बात भी नहीं थी। चलो भाई आगे मूव करते। एक मिनट गलत कर दिया ना, सॉरी। देखो थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड के साथ ही इसको कर दिया था, फिर से समझना। दूसरा डिस्काउंट कितने का है, 350 रुपये का। दिख रहा है किस पर है, 1750 पर। प्रतिशत में बदलना था, गुणा 100 कर देते, और इसी को सोल्व करना था। 25 से 4 बार, 7 से 7, 5, 20, बस 20 आ गया, हिट कर दिया, आपका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन की क्या है कि अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो सीधे सीधे आपको बातें पता चलती हैं कि भाई ये जो सवाल होते हैं इनको आप इजीली काफ़ी सारा पार्ट माइंड में डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 10 and 25। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है। रेशियो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने एक अलग ही कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि कई बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, इनके साथ उलझे रहते हैं। उलझे किन चीज़ों में रहते हैं, फॉर्मूलों में। मैंने एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्चुअल में ये जो बात है ये आपकी कहाँ से ली गई है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप इसे कह सकते हैं कि इस बात को उठाया गया है गुणोत्तर श्रेणी से। जीपी के अंदर हमने देखा था क्या, जैसे मैं लिख देता हूँ, एक जीपी बना लेते हैं, 3, 6, 12 फिर 24, ये जीपी है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ आप गए हैं तो आपने डबल किया, यहाँ से यहाँ गए हैं फिर आपने डबल किया, यहाँ से यहाँ गए हैं फिर डबल किया। एक कंक्लूजन और निकलता है कि लेफ्ट टू राइट चलते जाओ, रेशियो लेते जाओ। 3 का 6 के साथ, अगेन फिर क्या करोगे, 6 का आप यहाँ पर 12 के साथ रेशियो लेंगे। अगेन आप लेफ्ट टू राइट में ही रेशियो मेंटेन कर रहे हैं 12 का 24 के साथ। तो कुल मिलाकर के ये जो आप बात देखोगे, ये रिजल्ट आपका क्या रहेगा, फिक्स आ रहा है, हमेशा ही आएगा, फिक्स ही आना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो का रिजल्ट तो फिक्स आना ही है। तो ये जितने भी हैं आपके, कौन से, फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ ले आपसे, मिड प्रोपोर्शन पूछ ले आपसे, थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले आपसे, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ ले आपसे, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी वो कहाँ से उठाई गई हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। जिस बच्चे को इनका लॉजिक पता है, मतलब आपने वो वाली एक क्लास भी देख ली है, आधे घंटे भी देख ली है, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप हेडेक फ्री रहेंगे कि मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मुझे उसकी नीड भी नहीं है। वहीं पर मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि तीसरा, थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे। पहले नंबर पर आपको 10 दे रखा है, दूसरे नंबर पर आपको 25 दे रखा है, थर्ड आपका गायब है।
तरीका क्या क्या हो सकता है? एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन दोनों का रेशियो लेंगे लेफ्ट टू राइट, कितना आएगा 10 और 25। फिर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे जो कि कितना आएगा 25 अपॉन में थर्ड। अब इसे कैंसिल आउट करके आपको सोल्व करना है। जैसे थर्ड तो मेरा इधर आ जाएगा ऊपर की तरफ, इक्वल्स टू में 5 से काटोगे 2 बार, ये 5 बार, 25 गुणा 5 125, 125 में 2 का डिवीजन कर दोगे तो कितना आ जाएगा 62.5। एक दूसरी अप्रोच भी सिखाई थी कि कई बार डेटा आसान दे देता है, हालांकि इस सवाल में उसने डेटा इजी नहीं दिया, फिर भी बात को पकड़ने का प्रयास करना। क्या कहा था कि अगर ये जीपी है तो यहाँ से यहाँ गए तो किससे गुणा किया, 10 को 25 बनाना है, 25 से गुणा कर दो और 10 का डिवीजन कर दो। नॉर्मल अप्रोच है। 25/10 करोगे तो आपने गुणा किया है 5/2 से, ठीक है। 5/2 से अगर आप 25 को गुणा कर दोगे अगेन 5/2 से, तो आपके पास क्या बनेगा 25 गुणा 5 125 अपॉन में 2, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 62.5। तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट। तो ये है आपकी अप्रोच नंबर सेकंड, सॉरी ये आपकी अप्रोच नंबर सेकंड, ये वाली आपकी अप्रोच नंबर फर्स्ट। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम रटना तो नहीं पड़ रहा फॉर्मूला, हेडेक खत्म हो रही है ना, तो इस हिसाब से इनको डील करना है। डेटा अगर बहुत ही आसान आता, जैसे मान लो आपको ये कह देता कि यहाँ 10 है, यहाँ 30 है और इसका थर्ड प्रपोर्शन, तो आप क्या कहते 10 से 30 पर गए, 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा कर दोगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 90। ये लो खत्म। और एक बच्चा क्या कर रहा है, वो उन्हीं में कन्फ्यूजन है, a² करूँ या b² करूँ, क्यों करना हमें, टाइम तो हमारा भी ज़्यादा नहीं लगेगा, वो फॉर्मूला लिख भी लेगा तो क्या है। अगर बहुत ही आसान वैल्यू आएगी, जैसे ऐसी वैल्यू आ गई तो 10 से 30, 30 से 90, हम तो टिक मार के आगे निकल गए। और एक बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा बैठा ये सोच रहा है कि इसे a² से सोल्व करूँ या b² से सोल्व करूँ। एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी चालाक है तो इन दोनों चीज़ों से बनने वाले ऑप्शन, क्योंकि एक तो करेक्ट आंसर है, दूसरी वाली बात को भी इन्वॉल्व कर देता है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि चीज़ें रटनी नहीं है, समझनी है। मैथ्स में रटने जैसा कुछ होता ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करें। देखना भाई आपके सामने एक सवाल है, कैलकुलेटिव नेचर का सवाल है, ध्यान से इसको रीड करो। सबसे पहला काम तो ये है, कहा क्या है 50 छात्रों की कक्षा में 27 लड़के हैं, इन लड़कों का औसत वजन 72 kg है, पूरी कक्षा का औसत वजन 55.4 kg है, कक्षा की लड़कियों का औसत वजन क्या है। देखो असल में एक तरीका अगर आप देखें तो यहाँ पर आप मिक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। मिक्सचर की अगर आपके पास फीलिंग है तभी अप्लाई होगा। मिक्सचर क्या होता है, जैसे दूध और पानी को आपस में मिला दिया, आम जीवन में देखते आ रहे हैं मिक्सचर है। इसके अलावा भी मिक्सचर होते हैं, जैसे एक क्लासरूम है उसमें कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, लड़के और लड़कियों का वो मिक्सचर है। एक शहर है उसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, वो भी उनका एक मिक्सचर है। एक आदमी एक जर्नी को तय करता है, कुछ भाग वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, कुछ भाग वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो ये भी पूरी जर्नी दो अलग अलग चालों का आपका क्या हो जाती है मिक्सचर। एक आदमी के पास कुछ वस्तुएं हैं, उनमें से कुछ वस्तुओं को वो मान लो X% प्रॉफिट या लॉस पर बेचता है, बची हुई दूसरी वस्तुओं को मान लो Y% प्रॉफिट या लॉस पर बेचता है, तो ऑल ओवर इन दोनों का मिलाकर भी आपका क्या होता है मिक्सचर। अगर आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि मिक्सचर सिर्फ दूध पानी नहीं होता है और भी है, तो आप डील कर सकते थे। सीधे सीधे क्या लगाते, इधर बॉयज़ लगा लेते, इधर गर्ल्स ले लेते। तो बॉयज़ का जो एवरेज वेट है वो कितना है 72, पूरी क्लास का कितना है 55.544। बड़े में से छोटे को लेस करते, यहाँ पर कोई वैल्यू निकल के आती। लड़कियां हैं कितनी क्लासरूम में 23, क्योंकि लड़के आपको कितने दे रखे हैं 27। अब क्या करना था, कंपैरिजन करना था, ये कितने गुणा पर तो उतने ही गुणा पर इसको बैठाते। ये अगर वैल्यू निकल आती तो ये 72 बड़ा है तो दूसरी वैल्यू 55 से छोटी है, तो 55 में से इसको लेस कर दोगे, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर आएगा। लेकिन इससे भी हमने एक बेहतर मेथड सीख रखा था, वो हमारा क्या था बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, BV कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा था। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि कम से कम सिखाने के लिए 6-7 आसान एग्जाम्पल चाहिए।
ये काम कर लिया है, सर्च करो एवरेज बाय वासु सर, पहली क्लास से लग जाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ हम लोग 5-6 एग्जाम्पल लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम किल होगा। अंडरस्टैंडिंग क्या थी बीवी कॉन्सेप्ट की? पूरी क्लास का एवरेज वेट 55.44 kg है, तो आपने ये मान लिया कि हर एक बच्चे का जो वजन है वो कितना है, 55.44 kg। ठीक है, क्लास में से मैं क्या चाह रहा हूँ, लड़के क्लास से चले जाएं। एक लड़का अगर जाता है तो वो कितना वजन लेकर जाएगा खुद के साथ, तो आप कहेंगे 72 kg, और मैंने तो हर बच्चे को वजन ही 55.44 दे रखा है, तो इसका मतलब हर बच्चा जाएगा तो खुद के साथ कुछ वेट ले जाएगा। वेट क्लास का कम होगा, जायज़ सी बात है कि 55.4 कर रहा था, आप लड़कों को बाहर निकाल रहे हैं, हर लड़का 72 kg वेट ले जाएगा। कितना कम रहेगा भाई आपका, लेस कर लो 72 में से, तो इसको लेस करोगे तो कितना, 44.44, तो 56, 55 और एक 56, ये कितना आ जाएगा, 16। हर एक लड़का एवरेज में से 16.56 बाहर ले जाएगा। बॉयज है कितने टोटल, 27 है, तो इसका मतलब ये जितना भी वेट है ये पूरा का पूरा बाहर चला गया। अब इसका असर किस पर पड़ेगा, हर एक लड़की पर। लड़कियां कितनी हैं आपके पास, 23 हैं, तो हर लड़की पर कितना वेट कम हुआ इसका असर पड़ा। इसे सोल्व कर देते हैं। 23 से आप इसे काटोगे, 16.5 ये आ रहा है ना, देखना जरा यहाँ पर, 0.44, 6 आपने 12 कर दिया, 6 लेस हो गया 5 6, 16.5 आ गया। ठीक है, 23 का अगर आप डिवीज़न करेंगे तो कितनी बार हुआ भाई, 6 7 बार, 7 बार डिवीज़न हुआ, 161 आ गया, पॉइंट पहले ही लग चुका है। ठीक है भाई, क्योंकि 16 में नहीं भाग जा रहा था, 0.7, फिर आपके पास कितना बचा, 5 बचा है। एक मिनट गड़बड़ हो रही है ना यहाँ पर, 23 का करोगे 161, अच्छा 4 बचा, 23 गुणा 2 46 हो गया। ठीक, अब इसका गुणा करना है, 27 गुणा 2 54, 27 गुणा 7 कितना होगा, 189, 189 में 5 जोड़ोगे तो 194, 2 प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगा दोगे। वेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सबका वेट ये माना था, हर एक के वेट पर ये हट गया, हर एक के वेट पर 19.44 का असर आ गया है, कम हो गया है। और ये किस पर आया, लड़के चले गए हैं तो लड़कियों का, क्योंकि लड़कों का वेट ज़्यादा था तो बाहर ले गए, लड़कियों का वेट कम था। चलो अंतर लिखोगे 0.44, तो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ से 19 आपको लेस करना है तो कितना आ जाएगा, ये 36 आपका रिजल्ट आ गया। सवाल का नेचर कैसा है, सवाल का नेचर है बिल्कुल कैलकुलेटिव। अगर कोई बच्चा, इससे कम कैलकुलेशन तो है ही नहीं इस सवाल में। अगर आप ये सोचेंगे सर मैं 23 और 27 से बच के निकल सकता हूँ, नहीं निकल सकते। टोटल करेंगे, टोटल में तो विडंबना ये है कि 55.4 को गुणा करना पड़ेगा आपको पूरी क्लास के साथ, फिर 72 लड़कों का है उसको 27 के साथ भी करना पड़ेगा, बचेगा जो भी उसमें 23 का डिवीज़न भी लगेगा। टोटल वाला मेथड तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, मिक्सचर वाले में भी टाइम लगेगा और काफ़ी सारा लगेगा। करके देख लेना, तरीका होता है, बिल्कुल करते भी हैं, यूज भी करते हैं। उसके बाद आपका आता है बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट। इतनी बातें उसके अंदर आपको लिखनी होती हैं, और जब हम लोग डील करते हैं तो इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि इस पार्ट को नहीं लिखें, इसको नहीं लिखते हैं कभी भी, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में इस पार्ट को सोल्व करते हैं। इसका रिजल्ट 19.44 आया, 0.44 तो हट गया, 55 में से 19, 20 जाता तो 35 बचता, एक कम गया है तो सीधे सीधे आप हिट करते किसको, 36 को। तो एग्जाम के नाम पर इस पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ यही बात है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी सवाल आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे तो एटलीस्ट उनको अलग से मार्क कर लें। इन सब की पीडीएफ जैसे ही कुछ एक लेक्चर होते हैं मैं एक साथ ही प्रोवाइड करवा दूंगा प्रिंटेबल फॉर्म में, क्योंकि ये पीडीएफ तो हालांकि मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर ही देता हूँ, लेकिन इनके प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते, क्योंकि प्रिंट आउट निकलवाओगे तो ये जो खाली स्पेस है उसका क्या यूज है, तो पेपर भी बचाना है, ज़्यादा पेपर यूज करोगे उतने ज़्यादा पेड़ कटेंगे। तो बेटर क्या है, थोड़ा सा इंतज़ार किया करें। अपने मोबाइल के लिए मैं आपको ये प्रोवाइड करवाई देता हूँ कुछ एक डेज़ के अंदर, मतलब 8-8 10-10 पीडीएफ जैसे ही कलेक्ट होंगी सबको कंपाइल किया, एक जगह प्रिंटेबल फॉर्म में आपको मिल गई। चलो देखना जरा इसने क्या कहा, यदि एक साड़ी 1900 रुपये के अंदर बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है।
15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कैटेगरी कैसी है, वेरी इजी कैटेगरी का आपका ये सवाल है, कैसे भाई डील करना। 5% का लॉस हुआ, 900 रुपये किसको बताता है, 100% तो क्या होती है आपकी कॉस्ट प्राइस। 5% के लॉस पर बेचा तो इसका मतलब 95% में बेचोगे, तो ये कीमत किसको बताती है, 1995% को। 1% की वैल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, 95। आपको यहाँ से क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट। 100% सीपी है तो सेलिंग प्राइस 115% हो जाएगी। सोल्व कर दो, कितनी बार कटा, 2 बार, 190 से एक जीरो, 115 का रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 230, और एक आपके पास आ गया एक्स्ट्रा जीरो। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो कितना हो गया, 2300 लिखा जा सकता है। आसान सवाल है, मेरे ख्याल से इस पर चर्चा करने की आपको नीड नहीं होगी। एक मिनट भाई, चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से एक बार के लिए रीड करना। देखो इसने क्या कहा, प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। उसे गणित में मिले अंक गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60% है। उसके विज्ञान या फिर साइंस में कितने अंक हैं, सारा खेल है उस 60% का, जो जितने बेहतर तरीके से 60% को रिलेट करवा ले जाएगा। 60% होता क्या है, 3/5। 60 बटा में 100 करोगे, 20 से कटेगा, ऊपर 3 नीचे 5। ये नहीं पता, 20% 1/5 होता है, 3 गुना कर दोगे 60% 3/5। छोटे छोटे पार्ट हैं, बस ध्यान रखने का तरीका है। अब देखना जरा, उसे गणित में मिले अंक, मैथ्स में उसे जितने भी मार्क्स मिले हैं वो गणित और विज्ञान के अंकों के योग का 60%। तो ये जो टोटल आपको नीचे दिख रहा है ये किसका सम है, मैथ्स प्लस साइंस का। इसका जो सम बन रहा है उस सम का कितना, 60% आपको किस में मिले, मैथ्स में। तो इसका मतलब ऊपर वाले मार्क्स किसके हैं, मैथ के। ये अपने आप में 100% है, ये 60 को बताता ही है। अब इसने क्या कहा, प्रणीता को गणित में विज्ञान से 30 अंक अधिक मिले। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 30 जो है आपका मैथ्स एंड साइंस का अंतर नहीं बता रहा, अंतर ही तो बताता ना, कि एक बच्चे को मान लो 50 नंबर मिले हैं, एक को 80 मिले हैं। तो ये एक तो ये तरीका हो गया ना, एक को 50 मिले, दूसरे को 50 से 30 अधिक मिले। या फिर सीधे कह दो भाई दोनों का अंतर कितना है, 30। तो असल में देखा जाए तो ये मैथ्स और साइंस का आपका डिफरेंस है, कितना, 30 मार्क्स। चलो मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, 3। मैथ्स के 3 है, टोटल 5 है। साइंस के कितने, 2। इन दोनों का अंतर 1 है। 1 किसको बता रहा है, 30 मार्क्स को। उसे साइंस में कितने मिले, साइंस के मार्क्स, 1 को 30 बनाया, 30 से गुणा कर दोगे, यहाँ से मल्टीप्लाई, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो क्या निकल के आ जाएगा, 60। एक तरीका और अप्लाई करके देखते हैं कि इसी पार्ट को अगर आप थोड़ा माइंड में भी डील करते तो क्या हो सकता था। देखो जब भी कभी ऐसे सवाल देखें तो ये वाला जो पार्ट होता है परसेंटेज का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। माइंड में करने की पहली शर्त ये है कि आपको सवाल अच्छे से समझ आ गया है। मैथ और साइंस के जितने भी मार्क्स मिले हैं उसका 60% क्या है, मैथ्स है। 60% 3/5। 5 अगर टोटल नंबर मिले हैं तो 3 मैथ्स में, 3 मैथ्स में मिले हैं तो 2 साइंस में, टोटल तो 5 है। 2 और 3 का अंतर 1 है। 1 30 नंबर को बताता है। आपको साइंस के नंबर चाहिए जो कि 2 थे, तो जस्ट डबल कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 60। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर आप ठीक एग्जाम अप्रोच पर जाएं तो ये पूरा का पूरा सवाल आपका माइंड में डील हो सकता है, बिल्कुल संभव है ऐसा। प्रयास भी करना आपको। जैसे ही मान लो सेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्या करें, तो आपको पीडीएफ दी जाती है, पीडीएफ आपको मिल जाती है मोबाइल के अंदर, भाई उसे रखो। अब एक तरीका तो ये होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बस पीडीएफ मिल गई, कहीं से भी कंटेंट मिल गया XYZ। मेरे ख्याल से आपको सिर्फ सवाल सोल्व नहीं करने होते, आपको थोड़ा सा उन चीज़ों पर भी फोकस करना है जो कॉन्सेप्ट आपके लैक चल रहे हैं या जिनको आप समझ नहीं पा रहे। इसके अलावा आपको उन चीज़ों पर भी फोकस करना है कि कैसे टाइम बचाया जाए। तो जहाँ जहाँ मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर सवाल में आपका टाइम बच सकता है, तो आपको क्या करना है, पीडीएफ जैसे ही मिले, मोबाइल में होती है,
उन सवालों को उसी टाइम क्लास के बाद तुरंत के तुरंत माइंड में डील करके देख लें। फ़ायदा क्या हो गया, रिवीजन हो गया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मुझे क्लास नहीं देखनी है, क्लास से कोई लेना देना नहीं है, मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, बस मैं पीडीएफ के अंदर सवाल देखता हूँ, उनको करके देखता हूँ। अगर यही करना है तो कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक उठा लो, टाइम ही नहीं किल करना कि आप पीडीएफ का इंतजार करोगे, पीडीएफ आएगी उसे सोल्व करोगे। एक बुक उठाओ, उसको करते रहो। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना है। आपका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे आपको मैथ्स कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। एग्जाम एक बार अगर आपने पढ़ ली तो एग्जाम का हर सवाल आप डील कर दे जाएंगे इजी वे में। आपका उद्देश्य है फास्ट तरीके से करना है। अगर कोई सवाल चैलेंजिंग लेवल का आ गया तो वो कम बच्चों से होगा, लेकिन वो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए। तो असल में आप इन लेक्चर्स को इस पर्पज़ से सीखें या देखें कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, प्लस में आपकी माइंड कैलकुलेशन डेवलप हो, और कोई बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो उस कॉन्सेप्ट को साइड में उतार करके रख लें। तो इनको देखने का पर्पज़ यही है। आपको स्लो लगते हैं लेक्चर, कोई समस्या नहीं है, 2x में देखो भाई, भला तो उन्हीं चीज़ों से होगा ना। चलिए भाई, क्या कहा इस सवाल में, 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाती है तो वो दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। एक बात को थोड़ा ध्यान से समझना। चैप्टर है ये आपका कौन सा है, ये आपका चैप्टर है स्पीड टाइम और डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ाया आपको जा चुका है, तो वहाँ से पढ़ लें। स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर 2-3 काम की बातें होती हैं, अगर आप उनको यूज करना जानते हैं तो औरों से बेहतर बना लेती हैं। यहीं पर मैं आपको ब्लैक कर देता हूँ, इसको मार्क करवा रहा हूँ। एक तो आपको स्पीड एवरेज के ऊपर कमांड बनानी होती है, क्योंकि अमूमन जो चैलेंजिंग सवाल होते हैं उनमें अगर आप स्पीड एवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेंगे तो आपका टाइम बचेगा। स्पीड एवरेज में जहाँ भी मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ से भी आप देख रहे होंगे, स्पीड एवरेज में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो वो होता है जिसके अंदर आधे टाइम की जर्नी इस स्पीड से, आधे टाइम की जर्नी दूसरी स्पीड से। एक कॉन्सेप्ट मैंने ये सिखाया था कि आधी जर्नी डिस्टेंस एक पर्टिकुलर स्पीड से और आधी जर्नी एक पर्टिकुलर स्पीड से। इसमें समझना आपको दोनों को ही होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पार्ट होता है। ये जिस बच्चे को आता है इसका मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस में वो बच्चा लीड ले सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी, जो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस की आप एक तरीके से आत्मा कह सकते हो, डेल्टा वाला पैटर्न, क्या था, स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, इन दोनों स्पीड का अंतर। डेल्टा एस जो है वो क्या है, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 का अंतर। बड़ी वैल्यू में से छोटी को लेस करना है। ये इनटू में इसके क्या लिखते थे हम लोग, इसके इनटू में लिखते थे डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है भाई, इसको भी देख लो। डेल्टा टी है यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टाइम होंगे, टाइम 1 होगा और एक दूसरा टाइम आपके पास टाइम 2 होगा। इन दोनों का क्या होता है, अंतर। इक्वल में क्या आएगा, तो असल में देखना, कॉमन सेंस लगाओ। एक स्पीड से स्पीड कट गया, स्पीड बचा, टाइम बचा। स्पीड इनटू में टाइम क्या निकल के आता, आपका डिस्टेंस। ये बड़ा ही शानदार पैटर्न है, ये कई सारे सवालों को बड़ी ही स्मूथ वे में कर देता है। ठीक है भाई, ये आपको आना चाहिए। तीसरा एक पैटर्न और है, हालांकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए। एक पैटर्न आपने ये वाला देखा होगा, अमूमन पर्टिकुलर सवाल ही बनता आपका, जिसमें स्पीड 1 स्पीड 2 का कंक्लूजन अंडर रूट में टाइम 2 अपॉन टाइम 1 निकल के आ जाता है। एक दो बातें आपकी अगर आप चाहें तो बोट एंड स्ट्रीम में भी बनती हैं, वहाँ पर भी हालांकि इस स्पीड एवरेज का और इसका यूज होता है। तो कुल मिलाकर के इतनी ही आपके पास बातें होती हैं जो आपको औरों से बेहतर बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज इन फॉर्मूलों को उठा करके रख लें, मैंने पढ़ाए हुए काफ़ी टाइम हो गया आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन फॉर्मूलों को याद रख लेना कि हाँ मुझे आता है, इनको अप्लाई करना सीखना है। अप्लाई करना सीखेंगे तो बड़े बड़े सवाल आपके ईजी वे में सोल्व हो जाएंगे। जैसे अपने ही सवाल के ऊपर हम लोग चल लें,
जो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला सवाल गौर से देखना। अब यहाँ पर देखो, लैंग्वेज को आपने रीड किया कि 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति को 50% बढ़ा दी जाती है तो दुरंतो से 2 घंटे का टाइम कम लेती है। दुरंतो ट्रेन की गति कितनी है? रेशो से करेंगे तो इसमें क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सीधे रेशो से नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं एक्स का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, एक पार्ट की वैल्यू दूसरे में रखोगे, फिर टाइम आएगा उसकी वैल्यू रखोगे, बाद में आपकी दुरंतों की स्पीड आएगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन अपना तरीका क्या कह रहा था? अपना तरीका ये था कि भाई स्पीड 1 इंटू में स्पीड 2 अपॉन में डेल्टा एस इंटू में डेल्टा टी बराबर क्या निकल के आ जाएगा? डिस्टेंस। अप्लाई कर दो भाई, क्या कह रहा है? मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है, क्योंकि एक्सप्रेस की पहले भी है और बाद में भी है, पहले एक्सप्रेस स्पीड ट्रेन की स्पीड एस है, बाद में 50% बढ़ा दी तो एस का कितना आ गया? 3/2। ये दूसरे केस में है। इन दोनों स्पीड का अंतर 3/2s में से s घटाया तो कितना आ जाएगा आपके पास? s/2। बात खत्म। टाइम दिया तो पहले देखो दुरंतो से 1 घंटा अधिक, पहले टाइम कितनी लेती थी भाई? मान लो दुरंतो t घंटे लेती है तो ये कितना लेती थी? t+1। बाद में ये क्या ले रही है? दुरंतो से 2 घंटे कम का टाइम, तो दुरंतो का टाइम t था, इसका क्या होगा? 2 घंटे कम। अंतर लोगे, एक में से दूसरे को घटाना है और अंतर क्या लेना है? पॉजिटिव। t+1 में इसको माइनस करोगे, t से t कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 3। ठीक है, या ऐसे समझ लो दुरंतो 8 घंटे लेटी थी तो पहले केस में ये 9 लेगी, दूसरे केस में 8 से 2 कम कर दोगे तो 6 लेगी। आपको 6 का और उसका टाइम का डिफरेंस लेना है, क्योंकि यहाँ जो स्पीड है उसकी वजह से टाइम 1, यहाँ जो स्पीड है उसकी वजह से टाइम 2, और दोनों का अंतर। और इसको डिस्टेंस के इक्वल लिखोगे तो डिस्टेंस 432 किलोमीटर है। s/2 से s/2 कट गया, 9 से आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 4 36 आपके पास, और 4 3 7 72। स्पीड कितनी आ गई आपकी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें तो दुरंतों की स्पीड चाहिए, तो हम लोग क्या कर दें? 432 में 48 का डिवीज़न कर देते हैं। 480 को 48 को 10 से करोगे 480, एक कम कर दोगे तो 9 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब आपकी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो टाइम कितना लेती है? 9 घंटे। कौन से केस में? जब आपने एस को निकाला है। दुरंतो से कितना ज़्यादा टाइम लिया है इसने? 1 घंटा ज़्यादा लिया है, तो दुरंतो कितना टाइम लेगी? 8 घंटे। दुरंतो की स्पीड निकालनी है तो 432 में उस 8 का डिवीज़न कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 बार और 4 बार। तो ये सवाल आपका क्या हो गया? सीधे सीधे। ठीक है, बाकी जहाँ मैंने आपको पढ़ाई है ये सारी की सारी चीज़ें, ये दोबारा नहीं यूज करते हम लोग, यहीं 432 के अंदर ही डिवीज़न कर देते हैं। 9 आ गया, 9 को जस्ट एक कम करते हैं, 8 का इसी में डिवीज़न करते, 54 हम लोग निकाल लेते हैं। तो असल में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये पार्ट नहीं सोल्व करते कभी भी, ये वाला पार्ट भी नहीं सोल्व करते। इतनी सी चीज़ों को काम में लेते हैं और यहीं से हम लोग अपना आंसर निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको ट्रेंड करना पड़ेगा खुद के दिमाग को कि कैसा सवाल आएगा, बिना किसी कन्फ्यूज़न के डील कर लेंगे। तो इस सवाल की कैटेगरी क्या है? ये आपका इम्पोर्टेंट कैटेगरी का सवाल है, 2 स्टार आपका ये डिजर्व करता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना है और ट्राई करके देखो इस सवाल को, क्या रहा इसका रिजल्ट। देखो क्या कहा, 1 साल के लिए 4000 रुपये पर सालाना 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त वार्षिक, ईयरली और हाफ ईयरली ब्याज में क्या अंतर है? मतलब जो शर्त है वो ईयरली है और हाफ ईयरली है। तो एक बात बताओ, असल में अगर आप सीधे सीधे देखोगे तो क्या सिखाया गया है? 1 ही साल का टाइम है, प्रिंसिपल क्या होगा, सॉरी डिफरेंस क्या होगा? प्रिंसिपल का r%, ओरिजिनल r है तो r/2% और उसका भी r/2%। ये पैटर्न आपका चलता है। ट्री से एक बार समझ लो, 4000 आपके पास रुपए हैं,
12% चक्रवर्ती ब्याज है, 6 महीने में 6% मिलेगा, तो कितने रुपए हो गए भी 240। अगले 6 महीने में 240 तो मिलने ही मिलने हैं, इसका भी 6% आपको मिलेगा। 6% निकालोगे तो 24 गुणा 6 144, 1440 में डिवीज़न करोगे तो 14.4 निकल के आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, क्योंकि एक साल में 12% से निकालते तो ये वैल्यू निकल के आती। क्लियर है? एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आप डील करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ये जो वैल्यू है इसका 6% कितना होगा 240। 240 का आपको क्या निकालना है, अगेन 6%। गुणा कर दो, 6 4 24, एक 0 है, 6 2 12 13 14, 100 का भाग दोगे 14.4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करना था, सीधे सीधे हो जाते हैं। कब होते हैं सीधे सीधे? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ में कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, सीधे सीधे चीज़ें सोल्व होती हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर फॉर्मूले हैं। स्पीड एवरेज बहुत बेसिक बात है, फॉर्मूला असल में देखा जाए तो अलग से याद रखना है तो वो एक ही है इंपॉर्टेंट, या दूसरा आप जो फॉर्मूला था वो अपना एक पैटर्न मान सकते हो। तो इतना ही आपको काम करना होता है। एक चैप्टर के ऊपर एक बच्चा तो क्या करेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर इस टाइप का सवाल आएगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर ये वाला सवाल आएगा तो इसमें ये करेंगे, इस वाले में ये ट्रिक लगेगी, ऐसे सवालों में ये ट्रिक लगेगी, उनमें ये लगेगी। एक चैप्टर है उसमें 30 ट्रिक बना डाली, 20 ट्रिक बना डाली कहीं, फिर एडवांस मैथ के जो चैप्टर है उनमें तो फिर ट्रिक खत्म ही नहीं होंगी। ऐसा नहीं है, एक चैप्टर में 2 या 3 चीज़ें बेहतरीन होती हैं, वो याद कर लेनी चाहिए। कसम नहीं खा लेनी है आपको कि नहीं सर मैं तो एक ही फॉर्मूला नहीं ध्यान रखूंगा। तो फिर स्पीड बराबर निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो भी तो फॉर्मूला है, वो क्यों अप्लाई करते हो? तो इसका मतलब हर चैप्टर में 2 या 3 मुश्किल से बातें होती हैं, अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स हैं स्पेशली, जिनमें आपको कमांड डेवलप करनी होती है, वो डेवलप होगी। बाकी सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का, जो जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा उसके आउटकम उतने बेहतर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। अभी तक अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। इनकी पीडीएफ के लिए क्या करना है, तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम का चैनल, वासु स्टडी IQ नाम से है। इसके ऊपर ध्यान रखना, बार बार कमेंट मत करना चाहे कि जो पीडीएफ है ये जो मैं दे रहा हूँ इनके प्रिंट आउट नहीं निकलवाने, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 पेज आपका चला जाएगा। जो काम बताया है कि ये सवाल माइंड में करने हैं, माइंड में कर लो एक बार, बचे हुए सवालों को नोटबुक में लिख करके कर लो। असल में देखा जाए तो ये इतना ही काम है आपका। जैसे ही आपका संडे आता है या 8 से 10 पीडीएफ एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, संडे को छोड़ो, 8 से 10 पीडीएफ जैसे ही एक जगह इकट्ठा होती हैं तो मैं इनकी एक कंपाइल करके पीडीएफ बना दूंगा। ठीक है, अब ये मत सोचना कि सर ये डेली डेली क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होता है। वर्ड की फाइल होती है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, फ़ॉन्ट साइज को एडजस्ट करना है, स्पेस को एडजस्ट करना है, तो इतना आसान होता नहीं है जितना दिख रहा है। तो जैसे ये होंगे तो इनको पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर आपको मिल जाएंगे, इनके प्रिंट आउट आप निकलवा लें। रेलवे के भी मैं आपको 1 या 2 दिन के अंदर प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर, क्योंकि रेलवे में अपने 1750 सवाल थे, कम से कम पेजेस में भी प्रिंट कराओगे तो मेरे ख्याल से 430-32 पेज आपके आएंगे। लेकिन इसको भी मैं एकदम स्मूथ कर दूंगा कि इजी वे के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हर पेज के ऊपर प्रिंट होकर निकल जाए। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको भेज सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड या इस सीरीज से रिलेटेड कोई सजेशन है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मेरी तैयारी में मैं सीरीज़ देख रहा हूँ लेकिन इस टाइप के इश्यूज फेस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल हम उनका जल्दी से जल्दी निवारण कर देंगे। चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।